हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हमारा अभी टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड किए जाते हैं। लाइक कुछ इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं। There are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. That means कि पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो 100 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं एंड उन इलेक्शंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं एंड ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं। We also read that elections are held in many countries that are not democratic. देखो, हमने अभी तक ये भी पढ़ा कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। लेकिन हमने ये भी जाना कि जो देश डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, हमें इलेक्शन की ज़रूरत है क्यों? अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, एंड इलेक्शन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ अब हम आगे पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। तो चलो अब हम ना एक इमेजिन करके देखते हैं, मतलब एक कल्पना करके देखते हैं कि एक ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहां पर हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर रहे। तो अब एक बात बताओ, एक ऐसा देश जहां पर डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स सभी लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं, लेकिन वहां पर बिना इलेक्शंस के फिर आप लीडर कैसे चुनोगे? चलो इसके बारे में बात करते हैं। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। तो अगर हम ये बात करें कि एक डेमोक्रेटिक देश में हम इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर रहे, तो अब लीडर को कैसे चुना जाएगा? लीडर को ऐसे चुना जाएगा कि अब सब लोग साथ में इकट्ठे बैठेंगे एंड डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो हमने ये बात ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर ली है दैट दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। दैट मीन्स एक लार्ज कम्युनिटी में जहां पर करोड़ों की जनसंख्या हो, क्या ये पॉसिबल है कि सभी लोग साथ में बैठकर निर्णय लेंगे? आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा ना ही लोगों के पास उतना टाइम है एंड ना ही सब लोगों के पास उतनी नॉलेज है कि वो हर एक मैटर पर बोल पाए, अपने ओपिनियन रख पाए एंड एक डिसीजन पर पहुंच पाए। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसीलिए यहां पर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो है वो क्या किए जाते हैं, हेल्ड किए जाते हैं एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है एंड इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे बिहाफ पर रूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Is there a democratic way of selecting representatives without election? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या हम representatives को बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेटिक तरीके से चुन सकते हैं? तो इसका एक बार आंसर देखते हैं कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शन के डेमोक्रेटिक तरीके से चुनेंगे तो किस तरीके से चुन सकते हैं? तो हम रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ आधार पर चुनेंगे, जैसे कि उनके एज के आधार पर, उनके एज के हिसाब से, उनके अनुभव मतलब उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उनको चुन सकते हैं, या फिर हम उनको बेसिस ऑफ एजुकेशन मतलब उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की है उनकी एजुकेशन के बेसिस पर चुन सकते हैं, या फिर उनकी नॉलेज के बेसिस पर हम चुन सकते हैं। लेकिन क्या इस बेसिस पर चुनना हमारे लिए इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा या ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड कौन दूसरे से ज़्यादा नॉलेजेबल है। बट लेट अस से that the people can resolve these difficulties clearly, such a place doesn't require elections। तो चलो हम ये भी मान के चलते हैं कि हमने बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेटिक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना उनकी एज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नॉलेज के आधार पर। लेकिन यहाँ पर अदर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या
हम ऐसे प्लेस को डेमोक्रेटिक प्लेस कहेंगे। कैसे प्लेस को? तो पहले हमने ये देखा कि बिना इलेक्शंस के हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनेंगे, सब साथ में बैठेंगे एंड साथ में बैठकर जो है डिसीजन लेंगे एंड अपने लीडर को चुनेंगे। दूसरा, लीडर कैसे चुना जाएगा बिना इलेक्शन के? उनकी एज, उनके एक्सपीरियंस एंड उनके एजुकेशन के आधार पर, उनके नॉलेज के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे बिना इलेक्शन के। लेकिन क्या आप ऐसे देश को या ऐसे प्लेस को डेमोक्रेटिक कहेंगे जहां पर इन दो तरीकों से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जा रहा हो? सो क्लियरली नो, हम ऐसे प्लेस को डेमोक्रेटिक प्लेस नहीं बोल सकते। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि भाई अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा। सो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट इफ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? तो हमें बिना इलेक्शन के कैसे पता चलेगा कि लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पसंद आ भी रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे? हाउ डू वी एंश्योर that these representatives rule as per the wishes of the people? एंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो representatives हैं, जो leaders हैं, ये लोगों की विश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसके अलावा हमें इलेक्शन के बिना ये भी पता नहीं लग सकता कि representatives लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। How to make sure that those who the people do not like do not remain their representatives? एंड हमें ये भी कैसा पता चलेगा कि अगर लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आ रहे हैं तो अब उनको नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव नेक्स्ट टाइम पर नहीं बनना, ठीक है। तो इलेक्शंस में तो क्या होता है, जैसे कि सपोज करो अगर हमें कोई जो है रूलिंग पार्टी पसंद नहीं आ रही है तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड दूसरी पार्टी को हम विन करा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं होंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स अगर ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे तो हम उन रिप्रेजेंटेटिव्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे? हम उनको रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। So this requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them. लेकिन अगर सपोज करो अगर इलेक्शंस होंगे और हमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पसंद नहीं आ रहा, उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उनको रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब जब इलेक्शन होंगे, हम उन्हें बदल सकते हैं, हम दूसरी सरकार बनवा सकते हैं। इफ दे विश टू डू सो, दैट मीन्स कि अगर लोगों को करंट रिप्रेजेंटेटिव्स का काम पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको रिमूव किया जा सकता है एंड दूसरी पार्टी को जिताया जा सकता है। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं इलेक्शंस। सो देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब बताती हूँ पहले और फिर ये पूरी लाइन का मतलब मैं बताऊंगी। देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश या एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हों, ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हों, जैसे कि हमारे देश में। तो अब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता यह है कि इलेक्शंस को मेन क्रूशियल चीज माना जाता है, ये बहुत इसेंशियल है, ठीक है। इससे क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे तो हम दूसरी पार्टी को नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में जिता देंगे। जिस तरीके से आपने किसके बारे में अभी रिसेंटली पढ़ा, हमने इसी चैप्टर में देवीलाल, चौधरी देवीलाल के बारे में पढ़ा था। तो पहले तो कांग्रेस थी हरियाणा में, फिर जो है लोकदल पार्टी आई, लोगों को लोकदल पार्टी का काम पसंद नहीं आया तो दोबारा से कांग्रेस को ले आई, ठीक है। तो यही क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एंड इसमें लोगों के हाथ में जो पावर होती है ना, वो इलेक्शंस के थ्रू पावर होती है, ठीक है। तो इलेक्शन में मेन पावर हम लोगों की ही है। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। तो इलेक्शन में जो हम वोट देने वाले लोग हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो उनको चुन सकते हैं जो उनके लिए सही कानून बनाएंगे। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। तो लोगों के पास ये भी पावर है कि उन लोगों को चुनना जो गवर्नमेंट बनाए, सरकार बनाए और सरकार बनकर लोगों के हित में काम करे एंड
बड़े बड़े डिसीजंस ले, लेकिन वो डिसीजंस अच्छे हों। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इसके अलावा वो ऐसी पार्टी को चुने जिनकी पॉलिसीज जो है वो सरकार को गाइड करें, कानून बनाने के लिए गाइड करें। ठीक है, सो ऑल एंड ऑल पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। एंड लोग जो है इस पावर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने में विश्वास रखते हैं। एंड ये जो पावर है लोगों के हाथ में इलेक्शंस की वजह से आती है। तो हम ही लोग हैं ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। एंड इसके अलावा जो वो कानून बनाते हैं तो उन कानून को दिशा निर्देश देने वाली पार्टी को भी हम ही चुनते हैं। क्यों? क्योंकि कानून जो है ना वो एक दायरे में बनाए जाते हैं। एंड कौन से दायरे को ध्यान में रखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रखा जाता है वाइल मेकिंग लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि भाई एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नॉन डेमोक्रेटिक है, इस बात का कैसे पता लगाया जाएगा। सो इलेक्शन जो है वो बहुत सारे तरीकों से होते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। देखो ये तो बहुत पक्की बात है कि भाई जो भी देश डेमोक्रेटिक होगा वहां पर तो इलेक्शंस होंगे ही होंगे, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इलेक्शंस होते हैं। तो हमने यहां पर क्या जाना? अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें वहां पर तो इलेक्शन होते ही होते हैं, लेकिन कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन होते हैं। तो हम इस बात का कैसे पता लगाएंगे या कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है कि नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में ब्रीफली पढ़ा था, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे कंट्रीज में कि भाई जहां पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हैं। एंड उसी चीज को अब हम यहां पर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। एंड हम कुछ यहां पर कंडीशंस जानेंगे, मतलब कुछ शर्तें जानेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या शर्तें होती हैं या क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहला, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को याद करो, जिसकी उम्र 18 से अबव है उन सभी के पास जो है राइट्स होने चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का। सो दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दैट मीन्स कि सभी एडल्ट के पास वोट देने का अधिकार हो एंड उन सब का वन वोट जो होगा वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना दूसरों का होगा। तो हर एक इंसान का एक वोट होगा एंड वो एक वोट सभी का इक्वल वैल्यू रखेगा। ठीक है, आगे कुछ और शर्तें देख लेते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है दैट इज देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम का मतलब है कि भाई हमारे सामने ना डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब अलग अलग पार्टीज होंगी तो हमारे पास जो है एक क्लियर पिक्चर समझ में आएगी हमें कि हमें किसको चुनना है। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे बेस्ट पार्टी होगी, हम उन्हीं को चुनेंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। एंड पार्टीज एंड जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द ऑफर्स। एंड वो जो है इलेक्शंस के टाइम पर अपने वोटर्स को या लोगों को प्रोमिसेस कर सकते हैं, जो वो रियल में काम करेंगे उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पर देखो हमने क्या देखा था कि चौधरी देवीलाल जो हैं उन्होंने बहुत सारी सभाएं करी, बहुत सारे भाषण दिए। वो सुबह से लगते थे रात तक जो है भाषण देते रहते थे, लोगों को बताते थे कि मेरी पार्टी जब जीतेगी तो मैं ये करूंगा, आप लोगों के लिए वो करूंगा। तो उस टाइम पर लोगों को कांग्रेस से बेटर लोकदल पार्टी लगी, तो इसीलिए लोकदल पार्टी को लोगों ने जिता दिया। क्यों जिताया? क्योंकि भाई उनके सामने बेटर ऑप्शन था। लेकिन फिर लोगों को लोकदल पार्टी का काम पसंद नहीं आया तो दोबारा से वो कांग्रेस को ले आए। तो अब देखो हमारे पास अगर अलग अलग पार्टीज होगी ना तो हमारे पास एक क्लियर विजन होगा कि हमें किसको जिताना है एंड जो सबसे बेस्ट पार्टी होगी हम उसी को जिताएंगे। एंड इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है? देखो बात ऐसी है कि सभी कैंडिडेट के पास, सभी पार्टी के पास ये आज़ादी है कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। ठीक है,
अब थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन ये है द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। सो इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली एवरी फ्यू ईयर्स। तो कुछ साल के बाद जो है इलेक्शंस होने ही चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। फोर्थ ये है द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। चौथा कंडीशन ये है कि भाई कैंडिडेट ने जिसे चुना है, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। तो जिसे लोगों ने चुना है, जिस कैंडिडेट को चुना है, उसी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। इसके अलावा फिफ्थ कंडीशन ये है कि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए इलेक्शंस पर। इसके अलावा ना ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों पर दबाव बना सकते हैं, ना ही लोगों को ब्राइब कर सकते हैं कि भाई तुमको हमारे लिए वोट देना है ना। तो इलेक्शंस जो होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, किसी पार्टी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी पार्टी के साथ कोई बायसनेस भी नहीं की जाएगी। ओके, एंड लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जिनको वो चुनना चाहते हैं। तो लोगों पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। सो जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी, ये कंडीशंस देखने में, सुनने में तो बहुत सिंपल एंड बहुत इजी लगती हैं, बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन ये शर्तें नहीं मानी जाती। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो हम इस चैप्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमने 5 कंडीशन पढ़ी, मतलब जो ये हमने 5 शर्तें पढ़ी, तो इन 5 शर्तों के मुताबिक क्या हमारे यहाँ इलेक्शन होता है हमारे देश में? अगर होता है तो क्या हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं हम उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बोल सकते हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, और अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं तो क्या इन 5 शर्तों को माना जाता है जो अभी हमने ये 5 शर्तें पढ़ी हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।